नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़, चाहे ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हों या फिर खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर हर रोज़ एक हदीस मुबारक शाये की जाती है, और ताकि लोगों को रहनुमाई मिल सके या लोगों की रहनुमाई हो सके। तो बहरहाल आज की जो हदीस मुबारक जो रोज़नामा सियासत ने अपने सफ़े आखिर पर शाये की है, वो कुछ इस तरह है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया कि कौन सा हज अफजल है। फरमाया, जिसमें क़ुरबानी की जाए और खूब तलबिया पढ़ा जाए। तो आपने देखा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बता रहे हैं कि हज अफजल वो है जिसमें क़ुरबानी की जाए। तो इस्लाम में क़ुरबानी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। बहरहाल नाज़रीन, खबरों की जानिब चलते हैं और आलमी सतह पर जो खबरें हैं उससे हम शुरुआत करते हैं। आप देखेंगे कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ये कहा जा रहा था कि अमन माहिदा हो जाएगा और अमेरिका जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी भी हो जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि गज़ा का जो ख़साई है, गज़ा का ख़साई आप अच्छी तरह जानते हैं कि कौन है। मैं नेतन्याहू की बात कर रहा हूँ। नेतन्याहू वज़ीर-ए-आज़म इसराइल भी है, गज़ा का ख़साई है और वो अमन का दुश्मन है। इस तरह के इल्ज़ामात आलम इस्लाम भी आयत करते रहता है और यह हकीकत भी है, और झूठ बोलने में उसका कोई सानी नहीं है। वैसे भी अगर आप इसराइली सिफारतकारों से बात करेंगे या इसराइली नुमाइंदों से बात करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर वो झूठ बोलते हैं। वो इस बात से भी इनकार करते हैं कि उन्होंने फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया है, नस्ली तत्हीर की है। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज की तारीख़ तक फ़लस्तीन में इसराइल ने जिस तरह के हमले किए हैं, ख़ास तौर पर गज़ा पर जिस तरह के हमले किए हैं, उसे कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है, उसे निस्तेनाबूद कर दिया है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि 88,000 तो ये सरकारी आदत शुमार है। अगर गैर सरकारी आदत शुमार की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 1.5 लाख फ़लस्तीनियों ने अपनी यानी जाम शहादत नोश किया है, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की अक्सरियत है। और इसराइल और उसका जो ख़साई है, आपको बता दूं कि ये बच्चों का दुश्मन है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इसराइल को फादरलैंड कहते हैं। तो बहरहाल वो उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी समझ है। जितना इंसान होता है उसकी उसकी सोच होती है, तो उनकी सोच वहाँ तक ही है, यानी फादरलैंड कह रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि एक तरफ इसराइल है। इसराइल ये चाहता है कि किसी ना किसी तरह ईरान का सफाया कर दिया जाए, ईरान की जौहरी हथियार यानी जो अफज़ुदा यूरानियम है और दूसरे जो हथियार हैं उसे तल्फ़ कर दिया जाए। तो ये इसराइल का मंशा है या मर्ज़ी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अमरीकी कौम को क्या हो गया है ये समझ नहीं आता। वो ऐसे सदर को बर्दाश्त कर रहे हैं जो अगर देखा जाए तो अल्फाज तो सख्त हैं, लेकिन हकीकत में ये हो रहा है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के तलबे अब चाट रहे हैं अमरीकी सदर। ये कहा जा सकता है इसलिए कि आप देखेंगे कि उन्हें ऐसा लगता है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने ब्लैकमेल किया है, जेफरी एप्स्टीन जो फाइल्स है उसके सिलसिले में ब्लैकमेल किया है और दबाव डाल रहे हैं कि वो ईरान से कोई माहिदा ना करें। पहले तो अमरीकी सदर ने कहा कि मैं ईरान से माहिदा करने जा रहा हूँ, बिल्कुल करीब हो गया है और हम आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने का फ़ैसला हमने कर लिया है और ईरान के मामले में हतमी फ़ैसला करने जा रहा हूँ। ट्रंप ने ये कहा था। कब कहा था? सिचुएशन रूम जो होता है उसमें अहम बहुत इजलास मुनक़िद हुआ, लेकिन इजलास बेनतीजा हुआ। उससे पहले ट्रंप ने ये बात कही थी कि मैं एक हतमी माहिदा करने जा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि ईरान के साथ माहिदा किए बगैर यानी कोई फ़ैसला किए बगैर इजलास ख़त्म कर दिया गया। सिचुएशन रूम, ये बहुत ही संगीन मसाइल पर अमरीकी सदर सिचुएशन रूम में तबादला ख्याल करते हैं अपने मुशीरों के साथ, अपने काबीनी वज़रा के साथ, अपने जो इंटेलिजेंस सरबराह होते हैं उनके साथ। तो बहरहाल और फ़ौजी सरबराह के साथ ये इजलास होता है। तो बहरहाल ट्रंप देखेंगे ईरान से जंगबंदी में तोसी के माहदे पर फ़ैसला ना कर सके। और आपको यही बता दूँ कि तकरीबन 2 घंटे तक ये इजलास जारी रहा है, उसके बावजूद भी ट्रंप कोई फ़ैसला ना कर सके। वैसे भी आपको बता दूँ कि ईरान को अब कोई जल्दी नहीं है। ईरान ने अच्छी तरह बता दिया है इसराइल को और अमेरिका को, अगर तुम ऐसे वैसा करोगे तो फिर ऐसा वैसा ही जवाब मिलेगा तुम्हें। तो बहरहाल आपको बता दूँ कि ईरानी कौम कट सकती है, लेकिन मिट कट सकती है, झुक नहीं सकती। ईरानी कौम ने ये भी बता दिया है और ईरानी कौम ने ये भी बता दिया है कि हमारे पास करबला का मॉडल है, ऐसा मॉडल जहाँ पर आप देखेंगे कि बातिल को किस तरह बुरी शिकस्त हुई थी। हालांकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे रसूल जो हैं हज़रत इमाम हुसैन और आपके जो
خانوادہ ہے، آپ کے جو ارکان خاندان تھے، اہل بیت تھے، انہوں نے اپنے سر کٹائے لیکن سر نہیں جھکائے۔ تو ایران نے یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے پاس کربلا کا یعنی ماڈل ہے، ہم اپنی جان دے سکتے ہیں اور جان بڑی خوشی سے دے سکتے ہیں، شہادت بڑی خوشی سے قبول کر سکتے ہیں، لیکن امریکہ یا اسرائیل کے سامنے جھک نہیں سکتے، اپنے پیروں پر، اپنے تلووں تلے روند سکتے ہیں ان کو، یہ ایران نے بتا دیا ہے۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اہل ایمان کے لیے یہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ٹرمپ کا سوال ہے، ٹرمپ تو آپ دیکھیں گے کہ نیتن یاہو نے کہا ہوگا کہ آپ بہت غلط کر رہے ہیں ایران سے امن معاہدہ کر کے، اور آپ کو پہلے یہ یقینی بنانا چاہیے کہ عرب ممالک جو ہیں، مسلم ممالک جو ہیں، وہ معاہدے ابراہیمی یا ابراہیم اکارڈ پر دستخط کر دیں۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ان کو میں نے کس طرح بتایا تھا کہ متحدہ عرب امارات کے جو صدر ہیں شیخ محمد بن زاید ال نہیان، پھر اس کے بعد قطر کے جو سربراہ ہیں امیر قطر صاحب سمو شیخ تمیم بن حمد الثانی، پھر اس کے بعد سعودی عرب کے جو ولی عہد ہے شہزادہ محمد بن سلمان، ان تینوں کے ساتھ ساتھ عرب ممالک کے ساتھ بھی ٹرمپ نے کانفرنسنگ کے ذریعے بات چیت کی تھی اور کہا تھا کہ آپ سب کو تمام کو اس معاہدے سے پہلے معاہدے ابراہیمی پر دستخط کرنی ہوگی، تو تمام لوگ خاموش ہو گئے تھے، آواز نہیں کر رہے تھے۔ ٹرمپ کو یہ کہنا پڑا کہ کیا بھائی آپ لوگ ہے یا نہیں؟ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ٹرمپ مجبور کر رہے ہیں مسلم ممالک کو، عرب ممالک کو، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عرب ممالک کس قدر ڈرتے ہیں، ڈر کے مرتے ہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ مسلمان جو ہوتا ہے ڈرتا نہیں۔ آپ یقین مانیے کہ یہ جو مفادات کے ٹکراؤ ہوتا ہے، مفادات کے جو غلام ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، اور مسلمان تو اپنے رب سے ڈرتا ہے، اپنے اللہ سے ڈرتا ہے، کسی اور مائی کے لال سے نہیں ڈرتا۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو بہرحال امریکہ آج ڈرا رہا ہے مسلم ممالک کو، عرب ممالک کو۔ آج عرب ممالک کو، مسلم ممالک کو یہ تہیہ کر لینا چاہیے کہ ہم امریکہ سے ہرگز نہیں ڈریں گے، کیونکہ امریکہ اسرائیل کے اشاروں پر کام کر رہا ہے، اور اسرائیل کے اشاروں پر کام کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ امریکہ اور اسرائیل کا جو نشانہ ہے وہ ایران نہیں ہے، بلکہ آپ کو بتا دوں کہ مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک ہیں، دولت مند عرب ممالک ہیں، جو تیل سے، گیس کے ذخائر سے یا مالا مال ہیں، قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، اور امریکہ یہی چاہتا ہے کہ تیل پر قبضہ کر لیا جائے۔ اور امریکہ کی آپ 250 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آج امریکہ اگر وینزویلا میں ہے تو کیوں ہے؟ وینزویلا کے صدر کا اغوا کیا جاتا ہے ان کی بیگم کے ساتھ، اور پھر آپ کو بتا دوں کہ امریکہ منتقل کر دیا جاتا ہے، اور وہاں کیوں کیا گیا؟ وہاں اس لیے کیا گیا کہ وہاں تیل ہے۔ تو بہرحال ناظرین جہاں بھی تیل ہے امریکہ کا کھیل ہے، تو بہرحال امریکہ کھیلنا چاہتا ہے۔ اب عرب ممالک کو، مسلم ممالک کو یہ سوچ لینا چاہیے، بڑی عقل مندی اور دانشمندی سے کام لینا چاہیے، معاہدے ابراہیمی جو ہے اس پر دستخط نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی اپنی مرضی کا سوال ہے، امریکہ آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ یہ ہم سوچ لیں گے اگر مسلم ممالک، تو یقین مانیے کہ آپ امریکہ خود مجبور ہو جائے گا گھٹنے ٹیکنے پر، اسی طرح جس طرح وہ اس ایران کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا ہے۔ اتنی بڑی طاقت، اتنے بڑی ہتھیار، اتنی بڑی ڈیفنس آپ دیکھیں گے کہ ٹیکنالوجی، اس کے باوجود بھی امریکہ گھٹنے ٹیکنے پر اس ایران کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کو بتانا ہے کہ بہت خطرناک حالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ پنجاب میں عام آدمی پارٹی کی حکومت ہے، بھگونت سنگھ مان جو ہے چیف منسٹر ہے، اور آپ اچھی طرح اندازہ کرتے ہیں کہ وہاں بلدی انتخابات ہوئے ہیں، اور بلدی انتخابات میں عام آدمی پارٹی کو زبردست کامیابی ملی ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ بی جے پی کو عوام نے مسترد کر دیا ہے، اور کانگریس دوسرے پوزیشن پر ہے، یعنی عام آدمی پارٹی اور کانگریس کا مقابلہ رہا، جبکہ بی جے پی بہت دور چلی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر بی جے پی یعنی الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ساتھ ساز باز نہیں کر سکی، جیسے کہ مغربی بنگال میں کیا گیا، جس طرح کہ بہار میں کیا گیا، اور اگر یہاں بھی کیا جاتا تو یہاں پر بھی حالات ہوتے۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ عام آدمی پارٹی بہت ہی چوکس رہنے والی پارٹی ہے، اور وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ بی جے پی کے ہتھ کنڈوں کو، بی جے پی کے جو یعنی مکاری ہوتی ہے، عیاری ہوتی ہے، اسے کس طرح شکست دی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال جو مکاری کرتا ہے، عیاری کرتا ہے، وہ غداری بھی کرتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ محب وطن ہندوستانیوں کو غدار کہتے ہیں، اور یہ خود غدار ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے آباء و اجداد نے انگریزوں کے تلوے چاٹے تھے، ایسے چاٹے تھے کہ انگریز فوج میں بھرتی کی پیشکش بھی کر دی تھی، یہاں تک کہ انگریزوں کے قید میں رہ کر ڈر کے مارے چیخ رہے تھے، معذرت خواہی کر رہے تھے، ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 5 مرتبہ معذرت خواہی کی، تاریخ میں تو 15 مرتبہ بھی آیا ہے۔ تو بہرحال اس کے بارے میں ہم تو
अच्छी तरह बताते रहते हैं और ना घबराते हैं ना डरते हैं किसी के बाप से, और पूरे बवांगे दहल ऐलान करते हैं, तो आप अब भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक बकरीद के मौके पर आप देखेंगे कि किस तरह फ़िरका दरिंदों ने मुसलमानों को नमाज की अदायगी से रोकने की कोशिश की। यहाँ तक कि बड़े जानवर की कुर्बानी तो दूर की बात है, छोटे जानवर की कुर्बानी देने से भी उन्हें रोकना चाहा। तो इस सिलसिले में आपको बताना ज़रूरी है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो रुकने पार्लियामेंट है संजय रावत, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने फ़िरका परस्त दरिंदों को लताड़ा और कहा कि कामाख्या जो मंदिर है उसमें आज भी जानवरों की, यानी ख़ास तौर पर बैल और भैंस की कुर्बानी दी जाती है, बलि चढ़ाई जाती है, बैल और भैंस की बलि चढ़ाई जाती है आज भी। तो फिर वो क्यों नहीं रोकते? एक तरफ तुम ये करते हो, डबल स्टैंडर्ड क्यों इख्तियार करते हो? तो कहने का मतलब ये है कि ये फ़िरका परस्त दरिंदे जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। मुसलमानों को डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये मुल्क हमारा है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, और हम यहाँ किराएदार नहीं बल्कि मकानदार है। और आपको ये बता दूँ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का इरशाद मुबारक है, ये कहा जाता है, रिवायतों में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हिंद से ठंडी हवाएँ आ रही है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि बाद में कहा गया कि खुशबू आ रही है, तो आपको डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना है कि ठंडी हवाएं आ रही है, हिंद से खुशबू आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ दीन के लिए, मुसलमानों के लिए हालात बिल्कुल साजगार है, माहौल बिल्कुल साजगार है, इसलिए हमें डरने करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मौत तो आनी जानी है, अगर आप घर में भी रहेंगे तो मरेंगे, अगर मौत है तो घर में भी रहकर भी या बिस्तर पर भी लेटे हुए आप मर जाएंगे, और अगर आपके किस्मत में शहादत है तो फिर हुजूमी तशद्दुद में आप मारे जाएंगे। इसका कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो मुसलमान होता है वो अकेला नहीं जाता, बल्कि कई लोगों को लेकर जाता है, वो अपने कातिलों को लेकर जाता है और उन्हें वसले जहन्नुम कर देता है। ये मुसलमान की खासियत होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। इस तरह के तो वाक़यात होते हैं, और अगर आप ज़ख्मी होते हैं तो गाजी हो जाएंगे, अगर आपका कत्ल कर दिया जाए तो शहीद हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि नेमत उज़्मा है शहादत। तो कहने का मतलब ये है कि आपको डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हिंदुस्तानी हैं और आपका कोई भी माई का लाल बाल बाका नहीं कर सकता। इसलिए कि आज बीजेपी अगर कुछ ये कर रही है कि हम बीजेपी ज़र इख्तिदार रियासतों में आप देखिए कि मुसलमानों को सताया जा रहा है। शर्म की बात यह है, मैं समझता हूँ कि हिंदू भाइयों को ये जान लेना चाहिए कि आज अगर सबसे ज़्यादा बीफ का गोश्त दुनिया में एक्सपोर्ट होता है तो ब्राज़ील है, ब्राज़ील के बाद हिंदुस्तान का नंबर है। आप अंदाज़ा कीजिए कि बीफ यानी गाय का गोश्त, आपको बताता हूँ कि मिडिल ईस्ट रवाना किया जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है मोदी हुकूमत की जानिब से, योगी हुकूमत की जानिब से। तो फिर आप लोग सवाल क्यों नहीं करते? ये सवाल करना आपका फ़र्ज़ है। आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाता है, लेकिन आपको क्या मालूम है कि सबसे ज़्यादा गाय का गोश्त जो है वो एक्सपोर्ट कहाँ से होता है? उत्तर प्रदेश से होता है। तो इस मामले में आप लोग क्यों हरकत नहीं करते? क्यों एक्सपोर्ट नहीं रोकते? बीफ एक्सपोर्ट क्यों नहीं रोकते? तकरीबन $4 अरब का सालाना बीफ एक्सपोर्ट किया जा रहा है, गोश्त बेचा जा रहा है। नरेंद्र मोदी हुकूमत गाय का गोश्त बेच रही है, अब कसाईयों का काम कर रही है नरेंद्र मोदी हुकूमत, और आलमी सतह पर कर रही है। तो क्यों आप लोग आगे क्यों नहीं बढ़ते? ये इस अमल को रोकते क्यों नहीं? गाय को यकीनन, जैसा कि मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि कौमी जानवर करार दे देना चाहिए, तो अब आप नजर कीजिए कि बीफ, गाय, बैल, भैंस काट कर बैरूनी ममालिक को हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भेज रहे हैं। उसी तरह जिस तरह कसाई गोश्त बेचता है, उसी तरह नरेंद्र मोदी हुकूमत गोश्त बेच रही है। क्यों नहीं उठते आप लोग? आवाज़ क्यों नहीं उठाते? कहाँ है आरएसएस? कहाँ है आरएसएस की ज़ैली तंज़ीमें? क्या इनमें कोई गैरत बाकी रह गई है? इनमें कोई शर्म बाकी रह गई है? आप बड़ी बड़ी मुसलमान अगर कोई बैल काटता है या कुर्बानी देता है बैल की, तो तुम आकर गड़बड़ शुरू कर देते हो, जबकि नरेंद्र मोदी हुकूमत बैल नहीं, बैलें और जो गाय का गोश्त है यानी बीफ है, वो तकरीबन 1.5 to 2.5 मैट्रिक टन गोश्त फरोख्त कर रहा है नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से। फिर क्यों खामोश है आप लोग? ये सोचने वाली बात है। तो कहने का मतलब यह है कि $4 अरब आपको मिल रहे हैं तो आप खुश हैं, और मुसलमानों को आप रोकते हैं। कितनी शर्म की बात है। इस मामले में अदालतों को भी आगे आने चाहिए। अदालतें क्या कर रही है? अदालतें क्या सो मोटो एक्शन नहीं ले सकती और ये नहीं कह सकती कि यहाँ हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ तहजीबों के मानने वाले रहते हैं, मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने वाले रहते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरों भी यहाँ पर रहते हैं, यानी मानने वाले यहाँ रहते हैं, और वो अपने हिसाब से अपने मजहबी रसूमात अदा कर सकते हैं। क्या
क्या अदालतें आज खुद नोटिस लेकर सोमोटो एक्शन लेते हुए ये बात नहीं कह सकती? लेकिन अदालतें तो खामोश है, और अदालतों की ये मुजरिमाना खामोशी हिंदुस्तान को तबाह करके रख देगी। ये सोचना चाहिए अदालतों को। ये एक बहैसियत हिंदुस्तानी, बहैसियत एक सहाफ़ी, बहैसियत एक मुसलमान मैं ये बात कह रहा हूँ, और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अदालतें खामोश रहेंगी तो यकीन मानिए कि हिंदुस्तान की तबाही होगी। अदालतें उठ खड़ी होंगी तो हिंदुस्तान को बचाया जा सकता है, फिरका परस्त दरिंदों से बचाया जा सकता है, उन ताकतों से बचाया जा सकता है जो आलमी सतह पर गाय का गोश्त फरोख्त कर रहे हैं, यानी बीफ फरोख्त कर रहे हैं। और इन बेशर्मों को मैं समझता हूँ कि शर्म नहीं आती। मुसलमान अगर कोई बैल काटता है तो या कुर्बानी देता है, ज़ुबा करता है, तो ये चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। और नरेंद्र मोदी हुकूमत सालाना 4 अरब डॉलर का गोश्त फरोख्त कर रही है खसाई की तरह, तो फिर ये खामोश क्यों है? क्या इन्हें शर्म नहीं आती? क्या इनकी ग़ैरत मर गई है? ये सोचने वाली बात है। क्या इनका ज़मीर मर गया है? ये सोचने वाली बात है। अगर हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी हुकूमत को इस एक्सपोर्ट से रोक कर देखो। आपको बता दूं कि कम अज कम ऐसे 5 कंपनियां हैं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 5 या 6 कंपनियां हैं, बीफ एक्सपोर्टर्स जो हैं सबसे बड़े, वो हिंदू है, कोई मुसलमान नहीं है। उनको जाकर रोक कर देखो। अगर तुम्हें हिम्मत है तो उन फैक्ट्रियों पर ताले डाल कर देखो, उनके सामने धरना देकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत क्या कर रही है, योगी हुकूमत क्या कर रही है, और हिंदुओं को किस तरह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये समझने आपको आ जाएगा। अभी भी जागने का वक्त आ गया है। भक्तों, जागो जागो जागो, वरना ये नरेंद्र मोदी हुकूमत आज बीफ का यानी बिजनेस कर रही है, खसाइयों की तरह बीफ फरोख्त कर रही है, कल तुम्हें भी फरोख्त कर देगी। ये सोचने वाली बात है। महंगाई आसमान को छू रही है, बेरोजगारी का क्या हाल है तुम अच्छी तरह जानते हो, लेकिन अहम मसाइल पर तवज्जो नहीं देती नरेंद्र मोदी हुकूमत, और तुम्हें बेवकूफ़ पे बेवकूफ़ बनाई जा रही है। तुम्हें मजहबी अफीम तुम्हें दे चुकी है, और तुम हालत नशा में हो, मजहबी नशे में हो, और तुम मजहबी जुनून की बीमारी में मुब्तला हो गए हो। उठो, इनसे सवाल करो कि बीफ बेचने वाले तुम कौन होते हो? मुसलमान को बीफ खाने से तुम रोकते हो, और तुम आलमी सतह पर बीफ का कारोबार कर रहे हो। क्या तुम ये सवाल नहीं कर सकते? ये सवाल करने की जरूरत है। सिर्फ एक सवाल ये सिर्फ फिरका परस्त दरिंदों को नहीं, या फिर आरएसएस या बीजेपी की ज़ैली तंजीमों को नहीं, बल्कि कांग्रेस को, कायदीन को भी करना चाहिए, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कायदीन को भी, और सेकुलर जमातों के जितने लोग हैं उनको भी ये करना चाहिए। उन्हें धरने देना चाहिए बीफ एक्सपोर्टर्स के सामने, उनकी फैक्ट्रियों के सामने, उनकी कंपनीज के सामने, और एक्सपोर्ट बीफ जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसे हर हाल में रोकना चाहिए और रुकवाना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, इस तरह की खबरें हम लेकर आए हैं, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। आपको यही बता दूं कि कम अज़ कम अगर आप देखा जाए जो बैलों की या गायों की जो और आबादी है, वो अगर देखा जाए तो फिल वक्त 25 करोड़ से ज़ायद है आबादी पाई जाती है। अगर अंदाज़ा कीजिए अगर ये सालाना तौर पर इनकी कुर्बानी नहीं दी जाएगी, इनकी बलियाँ नहीं चढ़ाई जाएगी, तो फिर ये हिंदुस्तान की जो 145 करोड़ आबादी है उससे को भी तजावुज़ कर जाएंगे। तो ये सबसे अहम बात है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं हम गोबर गैस बना लेते हैं। अरे मेरे भाई, ये बेचारा तो कुछ भी कहता है, गोबर गैस की बात करता है, लेकिन हर बात झूठ होती है। जैसा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था 2014 में इंतखाबात से पहले कि हम अगर इख्तिदार में आ जाएंगे तो फिर हर बैरूनी ममालिक से ब्लैक मनी लाएंगे, और हर हिंदुस्तानी के जो बैंक खाते में आपको बता दूं कि 15-15 लाख रुपए जमा करवाए जाएंगे। तो उसके बाद भी आपने देखा कि किस तरह के यानी आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। और अमित शाह ने कहा कि वो तो एक जुमला था। तो ये तुम जुमला कहते हो तुम लोग, और वादे को जुमला कहते हो, कितनी शर्म की बात है। और तुम वादा वफा नहीं कर सके। आज अवाम को चाहिए कि पूछें। आज हिंदू ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के बारे में कि भाई नरेंद्र मोदी फला है फला है फला है। अरे कहाँ फला है? जो शख्स बीफ बेच रहा है 4 अरब डॉलर का सालाना, वो तुम्हारे हुकूक की हिफाजत क्या कर सकता है? तुम सोचो। तुम गाय को माता कहते हो, तो आप देखेंगे कि माता हो या पिता हो, सबको नरेंद्र मोदी बेचते जा रहे हैं। अंदाजा कीजिए आप लोग। नरेंद्र मोदी हुकूमत से सवाल कीजिए कि 4 अरब डॉलर का बीफ कैसे बेचा जा रहा है आलमी सतह पर। मिडिल ईस्ट कंट्रीज को बेचा जा रहा है, वियतनाम को बेचा जा रहा है, मिस्र को बेचा जा रहा है, इंडोनेशिया और मलेशिया को बेचा जा रहा है। ये क्यों बेचा जा रहा है? क्या आवाम नहीं पूछ सकती? क्या बीजेपी कायदीन, आरएसएस कायदीन में हिम्मत जवाब दे गई है? क्या वो उनका ज़मीर मर गया है? उनकी शर्म यानी वो बेशरम हो चुके हैं? ये सोचने वाली बात है। और आपको बता रहा हूँ, ये शंकराचार्य से लेकर कई मजहबी हिंदू कायदीन कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गाय का गोश्त फरोख्त करता है। उत्तर प्रदेश बैरूनी ममालिक को क्यों नहीं उठ खड़े होते लोग? तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक
اس طرح کے حالات کا سوال ہے. یقین مانیے اگر جہاں پر تعصب ہوگا، جہاں پر جانبداری ہوگی، جہاں پر امتیازی سلوک روا رکھا جائے گا، وہ ملک ترقی نہیں کرتا. ایسے میں نریندر مودی حکومت کو یہ چاہیے کہ 12 سال کے تو مکمل ہو چکے ہیں، لیکن تم نے کیا کیا ہے اس کا محاسبہ کریں. تم نے کس طرح ہندوستان کو نقصان پہنچایا ہے اس کا محاسبہ کریں، کس طرح معیشت کو نقصان پہنچایا اس کا محاسبہ کریں. یقین مانیے کہ وزیر اعظم نریندر مودی واحد ہندوستان کی تاریخ کے واحد وزیر اعظم ہیں جن کی دور حکومت میں روپیہ ڈالر کے مقابلے میں سب سے زیادہ گر گیا. تاریخی گراوٹ ہوئی ہے روپے کی، اور 96 روپے 50 پیسے برابر ہو گئے ہیں ایک ڈالر کے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو فرقہ پرستی اس قدر بڑھ گئی ہے، کبھی ایسی فرقہ پرستی نہیں بڑھی تھی. انسانوں کو کاٹا جا رہا ہے اور جانوروں کو بانٹا جا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں کی عزت کی جا رہی ہے لیکن انسانوں کی عزت نہیں کی جا رہی ہے. منی پور میں کیا ہوا آپ دیکھیے، وہاں پر فوج کی ضرورت تھی اور نریندر مودی حکومت نے فوج کی یعنی نیم فوجی فورسز جو ہیں وہ مغربی بنگال میں تعینات کر دیے. تو آپ ان کی عقل مندی، دانش مندی، ان کی مفاد پرستی، ان کی مکاری، ان کی عیاری، ان کی ہوشیاری دیکھیے کہ کس طرح وہ جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور آپ اندازہ کیجئے کہ بے شمار گرجا گھروں کو آگ لگا دی گئی منی پور میں. یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ خواتین کو لنگا کر کے، برہنہ کر کے ان کے باپ کے سامنے، ان کے بیٹوں کے سامنے، ان کے بھائیوں کے سامنے ان کی عصمت ریزی کی گئی اور پھر انہیں برہنہ پریڈ کروائی گئی. تو کیا یہ انسانیت ہے؟ اور آج تک وزیر اعظم نریندر مودی نے وہاں کا دورہ نہ کیا. اس سے بڑھ کے شرم کی کوئی بات نہیں ہوگی. اسی طرح وزیر اعظم نے رول ادا کیا ہے جس طرح نیرو نے جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا، اور ہمارے وزیر اعظم منی پور جب جل رہا تھا تو بیرونی دورہ کر رہے تھے. اور وزیر اعظم نے منی پور کا دورہ کرنے کو یعنی گوارا ہی نہیں کیا. جبکہ آپ دیکھیں گے کہ راہل گاندھی نے منی پور کا دورہ کیا، لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھے اور انہیں تسلی دی. یہ ایک اہم بات ہے. وزیر اعظم ایسا ہونا چاہیے. وزیر اعظم ایسا نہیں کہ خود بیرونی دورے کر لے، لوگوں سے کہے کہ بھائی آپ لوگ بیرونی دورے مت کیجیے، اور 6 ملکوں 7 ملکوں کے بیرونی دوروں پر نکل جائے اور لوگوں سے کہے کہ ویڈنگ انڈیا یعنی ویڈ ان انڈیا یعنی ہندوستان میں شادی کیجیے، بیرونی ممالک میں شادی مت کیجیے کیونکہ آپ کو ڈالرز خرچ کرنا پڑے گا اور ہمارے ڈالرز کے بیرونی زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں اس میں کمی آئے گی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سوچنے کی بات ہے، یہ بولنے کی بات بھی ہے، سوچنے کی بات بھی ہے. لیکن وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت ایسا لگتا ہے سوچتی نہیں، بنا سوچے کچھ بھی کر دیتی ہے. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ایک اور خبر آ رہی ہے، اور خبر یہ ہے کہ خواجہ معین الدین قتل کیس میں 7 ملزمین گرفتار ہو چکے ہیں اور ان تمام کو 14 دن کے عدالتی تحویل میں بھیج دیا بھی گیا ہے. تو بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ حملہ آوروں کو 15 لاکھ روپے دیے گئے، اسکارپیو گاڑی ضبط کر لی گئی. اور اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ مجاہد عالم خان اور محبوب عالم خان کو کلیدی ملزم بنایا گیا ہے. تو بہرحال کمشنر پولیس وی سی سجنار نے پریس کانفرنس میں یہ بات کی ہے. تو بہرحال آپ اندازہ کیجئے کہ آج دولت، شہرت، عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ عاجزی اور انکساری جو ہوتی ہے وہ بہت اچھی یعنی سادگی، سمپلیسٹی اور ہیوملٹی یعنی سادگی اور عاجزی و انکساری بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اس لیے وہ انسان کو غرور و تکبر سے بچنا چاہیے، سادگی اور عاجزی کا اپنانا چاہیے، تب کہیں جا کر اللہ بھی خوش ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کسی پر ظلم کیا جاتا ہے، کسی سے زیادتی کی جاتی ہے، کسی سے ناانصافی کی جاتی ہے، کسی کا حق مارا جاتا ہے تو یقین مانیے کہ بہت حالات خراب ہو سکتے ہیں. ویسے بھی اب ایسا دکھ رہا ہے کہ یہ مفادات کے ٹکراؤ کی لڑائی ہے اور اب اس پہ جو سیاسی رنگ سے دیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ بھی زمین ہے. آپ کو بتا دوں کہ دنیا کا جو پہلا قتل ہوا تھا وہ ایک عورت کے لیے ہوا تھا. زر، زن، زمین، یہ 3 وجوہات ہوتے ہیں قتل کی، زر، زن، زمین. اور آپ نے دیکھا کہ قابل نے کس طرح حابل کا قتل کو شہید کر دیا تھا صرف ایک لڑکی کے لیے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ زن یعنی عورت کے لیے پہلا قتل ہوا، اس کے بعد یہ کہا کہ زر، زن، زمین، دولت، زمین اور عورت اس کے لیے قتل ہوتے ہیں، اس کے لیے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج جتنے بھی لوگ اس کیس میں بہت زیادہ سرگرم دکھائی دے رہے ہیں یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ اس زمین پر محبوب عالم خان اور مجاہد عالم خان جو ہیں ان کی جگہ وہ حاصل کر لیں. تو بہرحال کسی میں کوئی سچائی نظر نہیں آتی، دیانتداری نظر نہیں آتی. یہ سب کے سب اپنی اور اپنے اولاد کی بھلائی چاہتے ہیں، اپنے مفادات کے خاندانی مفادات کا تحفظ چاہتے ہیں. جبکہ ملت سے یا ملت کے غریب طبقات سے ان کے کوئی لینا دینا یہ نہیں ہے. یہ پوری چیلنج سے بات کر رہا ہوں، پوری سچائی سے بات کر رہا ہوں. اور سچائی کا سہارا لینا چاہیے اور سچ بولنا چاہیے انسان کو. یوں کہ یہ جو تمام کے تمام آج جو چیخ و پکار کر رہے ہیں، کوئی مخالفت میں، کوئی تائید میں مخالفت کر رہا ہے، یہ سب کے سب میں سمجھتا ہوں کہ مفادات کے دلال ہے. اور انہیں صرف اور صرف ان زمینوں سے، ان اداروں سے کمانے
रहने की ख्वाहिश है अपनी और अपने औलाद के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करने की ख्वाहिश है, और ये मिल्लत के गरीब तबक़ात को कोई अहमियत नहीं देते, ना मिल्लत को अहमियत देते हैं, बल्कि अपने आप को, अपने मफादात को अहमियत देते हैं। ये याद रखें, यही सच्चाई है और यही कड़वा सच है, ये कड़वी हकीकत है। अब ये दिन निकल गए हैं बरसाती मेंढकों की तरह कि फ़लाँ ऐसा हो गया है, फ़लाँ वैसा हो गया है, इन्हें भी कुछ भी नहीं है। ये भी अगर इनके मुंह में सिक्के भर दिए जाएं तो ये ऐसे खामोश रहेंगे जैसे कि बरसों से हालत नींद में हैं। तो बहरहाल इन दलालों से खबरदार रहिए। मिल्लत का कोई ये फ़ायदा करने वाले नहीं है, बल्कि मिल्लत का ये नुकसान करने वाले लोग होते हैं और ये अपना फ़ायदा चाहते हैं, मिल्लत का कभी फ़ायदा नहीं चाहते। कभी गरीब मिल्लत के गरीब तालिब इल्म का फ़ायदा ये कभी नहीं चाहते। तो बहरहाल ये सोचने वाली बात है। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दूँ कि वो SIR से है। SIR के बाद आपने देखा कि किस तरह बिहार और मगरबी बंगाल में BJP को कामयाबी हासिल हुई है। तेलंगाना में भी SIR का अमल आपको शुरू होने वाला है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि बराए मेहरबानी फैमिली मैपिंग करा लीजिए, फिर SIR में अपने नामों का इंदराज करवाइए। ख़ास तौर पर न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान ने सियासत हब फाउंडेशन कायम किया है ताकि आपकी हर लिहाज से रहनुमाई की जा सके। तो बहरहाल आप दफ्तर नोमनामा सियासत पर तशरीफ़ लाइए। अगर आपको कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो आप आ सकते हैं और अपना नाम यानी देख सकते हैं कि SIR 2002 में है या नहीं। अगर है तो आप बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो नहीं है तो आपको क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ अख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।